सबसे पहले जो है आप लोगों को मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि सबसे पहले देखेंगे हम अबाउट मी, यानी कि मेरा नाम जो हुआ अमरीश कुमार सिंह हुआ और मेरी क्वालिफिकेशन जो है एमएससी डीएलएड प्लस का जो है बीएड पढ़ाने का एक्सपीरियंस जो है 10 सालों से है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जीव प्रक्रम एवं पोषण। जीव प्रक्रम एवं पोषण यानी कि अध्याय 1 लेसन 1 जो है आपका है। क्लास की टाइमिंग जो है आपकी हो रही है 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। तो फिर हम चलते हैं आगे स्लाइड की ओर। और आप सभी का वेलकम है हमारी क्लास में। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आज आपकी जो है क्लासेस हो रही है, किस बेसिस पे हो रही है। तो आप लोगों को सबसे पहले टॉपिक कराए जाएंगे, उसके बाद जो है मॉक टेस्ट जो है आपका होगा, यानी कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी। साथ में जो है एनसीईआरटी पैटर्न पे जो है बिल्कुल आधारित है क्वेश्चन। आप लोग क्लास 10th के हिंदी माध्यम से जो है क्लासेस कर रहे हैं। अनअकैडमी पे हमारी क्लासेस जो है मंडे टू सैटरडे 5:30 बजे से लेकर जो है 6:30 बजे तक कंटिन्यू चलती है, और दूसरी क्लास जो होती है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक होती है। या मेरा रेफरल कोड है 10AK। आप इस रेफरल कोड को यूज करके अनअकैडमी पे कोई भी कोर्सेज जो है परचेज कर सकते हैं। हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आज क्या, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। क्या पढ़ेंगे? प्रश्न और उत्तर पढ़ेंगे, और साथ में जो है हम लोग एमसीक्यू भी पढ़ेंगे। तो प्रश्न उत्तर और साथ में क्या पढ़ेंगे, हम एमसीक्यू पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा 2023-24 में एग्जाम देना चाहता है, यानी कि एग्जाम, यानी कि परीक्षा 2024 में जो बच्चा देगा, उनके लिए जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट सभी एमसीक्यू और जो है आपके प्रश्न उत्तर है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस सभी प्रश्न और उत्तर को जो है ना आपको याद करने होंगे, तभी जाके जो है बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाइएगा। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ रखते हैं कि पहला क्वेश्चन जीव प्रकरण एवं पोषण से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या है, इस चीज को हम थोड़ा सा गौर फरमाएंगे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ क्या दिख रहा है। ओके, और आंसर जो है आपके सामने रहेगा। यानी कि यहाँ बोला है कि जीव प्रकरण किसे कहते हैं। आप सभी लोग जानते हो कि जीव प्रकरण जो हम किसे कहते हैं, कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जो है जीव प्रकरण कहते हैं। यानी कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या कहेंगे, जीव प्रकरण कहेंगे। या दूसरा क्वेश्चन है कि जीवों में पोषण की मुख्य 2 विधियां कौन कौन सी है। तो जीवों की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी होती है, तो पहला आपके सामने यहाँ स्वपोषण, और दूसरा है आपके पास परपोषण। स्वपोषण जो स्वयं भोजन को ग्रहण करता है, और परपोषण जो दूसरे की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। अब जो है हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे कि कुछ बदलाव करके जो है इस क्वेश्चन को जो है हम सोल्यूशन करेंगे। यानी कि जीव प्रकरण किसे कहेंगे, कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। यानी कि सपोज मानिए कि यहाँ पे कोई भी जीव है, यहाँ पे कोई भी अगर जीव है, तो इस जीव को रहने के लिए तो आवास मिल गया, अनुरक्षण हो गया। रहने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत था, आवास की। तो उसके पास जो है क्या हुआ, आवास तो हो गया कि भाई इस आवास में यह चिड़िया दोनों रहेगी। ओके, अब इस चिड़िया रहने के लिए इसे किसकी जरूरत पड़ती है, तो इसे जो जरूरत पड़ती है पोषण की। इसे किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो पोषण की जरूरत पड़ती है। और पोषण के अंतर्गत क्या क्या है, कि जो भी खाना होता है इसके लिए जो भी चिड़िया का खाना हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि दाना चाहिए इसके लिए, तो दाना कोई भी तो हो सकता है, मटर का बीज हो सकता है, अरहर का दाल हो सकता है, अरहर का दाल हो सकता है, ठीक है। या आपके पास जो है चना हो सकता है, ठीक है। तो इसके खाने के लिए इसके पोषण तो मिल गए, लेकिन वहीं पे अगर कोई मानव यानी मनुष्य रहता है, तो उसके रहने के लिए तो आवास हो गया, उसके रहने के लिए क्या हो गया, आवास तो हो गया, यानी कि अनुरक्षण हो रहा है। उसे पोषण के लिए जो है भोजन की आवश्यकता है, तो वो भोजन को प्राप्त कैसे करेगा, तो उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए जो है मनुष्य के लिए खेती की व्यवस्था की गई है। मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है, खेती का इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि खेतों में जो है अपने फसल को लगा सकता है, इस फसल को लगा सकता है, और इसमें जो उगने वाले फसल होंगे ना, इससे अपना भोजन को क्या करेगा, यह प्राप्त करेगा। या क्या करेगा, भोजन को क्या करने लगेगा, ये अपना प्राप्त करेगा। तो ये इसके भोजन के तौर पे क्या क्या हो सकते हैं, तो
इसके भोजन के तौर पे जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके लिए चाहिए क्या, चावल, इसके लिए चाहिए दाल, इसके लिए चाहिए सब्जी, ठीक है, इसके लिए चाहिए और क्या, जैसे मान लीजिए मुर्गा, ठीक है, इसके लिए चाहिए मछली, माने सभी चीज चाहिए इसके पोषण के लिए। लेकिन आवास के साथ, पोषण के साथ एक और चीज की जरूरत पड़ती है, क्या, वह होता है आपका अनुरक्षण। अनुरक्षण, अनुसरण तो हुआ, उसके लिए आपको चाहिए क्या, अनुरक्षण। तो अनुरक्षण कैसे हुई, यानी कि इसकी देखभाल करने के लिए, देखभाल करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो हमारे कोई, अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ रही है, जैसे अभी आई थी कोरोना, तो हमारे और विपत्ति आई थी, तो उस समय हमें देखभाल करने के लिए क्या थी, तो सरकार रेडी थी कि सरकार हमें जो है देखभाल कर सकती है, हमें बचा सकती है, तरह तरह के हॉस्पिटल उपलब्ध हुए, तो उसके लिए अनुरक्षण भी होना जरूरी है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण और अनुसरण दोनों होता है, उसे हम क्या कहेंगे, जीव प्रकरण कहेंगे। ओके, तो यहां तक जो है आपको क्लियर होगा। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ रखा गया है कि जीवों में पोषण के लिए, ठीक है, जीवों में पोषण के लिए, हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि जीवों में पोषण के लिए प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी होती है। तो जीवों में पोषण के लिए दो विधि होती है, एक स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। यानी कि स्वपोषण किसे कहेंगे, हम अब ध्यान देंगे कि स्वपोषण किसे कहेंगे। तो स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषण, सॉरी, स्वपोषण क्या होगा, स्वपोषण यानी कि स्वयं अपना भोजन क्या करे, संश्लेषित करे, स्वयं अपना भोजन क्या करे, संश्लेषित करे, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। यानी कि स्वपोषण किसे कहेंगे, स्वपोषण का डिफिनेशन आपसे पूछा जाए कि आखिर स्वपोषण होता क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि जो अपना खुद भोजन को क्या करे, संश्लेषित करे, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे के लिए जो है आपका एक ही चीज होता है जो सूर्य की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन को संश्लेषित करता है, वह होता है आपका पेड़ पौधा। और दुनिया में जितनी भी चीज होती है, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती है, अब उसके बाद देख लेंगे कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती है, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होते हैं, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती है, वो सभी क्या होती है, वो सभी क्या होती है, वो सभी जो होती है स्वपोषी होती है, परपोषी होती है, परपोषी। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होंगे वो सभी क्या होंगे, परपोषी होंगे। यानी यह एक दूसरे पर क्या रहते हैं, हमेशा आश्रित रहते हैं, तब इस भोजन को जो है ये क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ओके, यहां तक क्लियर होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पादप है, यानी कि छोटा मोटा पेड़ पौधा है, ठीक है। अब इस पेड़ पौधे को खाने के लिए क्या तैयार है, तो इस पेड़ पौधे को खाने के लिए कीट बैठा है, कीट खा सकता है। इस चीज को कौन खा सकता है, तो मेढक खा सकता है। और मेढक को कौन खा सकता है, तो इसे जो है सांप खा सकता है। सांप को कौन खा सकता है, तो गरुड़ खा सकता है। तो इस प्रकार से जो है आहार श्रृंखला के तौर पे जो है परपोषी की श्रृंखला बनी होती है। इस हिसाब से परपोषी की क्या होती है, श्रृंखला बनी हुई होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। तो आपके सामने जो है बिल्कुल ये क्लियर है, यस नो में मुझे जवाब देंगे। आगे की ओर हम फिर स्लाइड को लेके चलेंगे। अब जो है हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने आएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आया, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आया कि 3 प्रकार के परपोषण विधि के नाम लिखे। और दूसरा क्वेश्चन, बहुत चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक सूत्र लिखे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन है। इस तीनों क्वेश्चन को जो हम लोग करेंगे और समझेंगे। पहले क्वेश्चन को तो हम पढ़ रहे हैं, उसके साथ क्वेश्चन का समझाने की कोशिश भी जो है आपको हम साथ में कर रहे हैं। यहाँ बोला है कि 3 प्रकार के, सॉरी, यहाँ पे 3 प्रकार के जो है ना, हाँ, 3 प्रकार के परपोषण, 3 प्रकार के परपोषण विधिया के नाम लिखे। तो 3 प्रकार के परपोषण की विधियां जो है कौन कौन होगी, 3 प्रकार के परपोषण की विधियां जो है कौन कौन होगी। तो यहाँ जो है आंसर में दिया गया है पहला आपके सामने
कि मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा जो है प्राणी समभोजी। यह 3 प्रकार की जो है विधियां होती है किसके, तो परपोषण के। आपको याद रखना है कि परपोषण की कितनी विधियां होती है, तो परपोषण के जो है 3 विधियां होती है। पहला याद रखिएगा मृतजीवी पोषण, दूसरा क्या होगा परजीवी पोषण, तीसरा क्या होगा प्राणी समपोषण। ओके, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन क्या बोला गया कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, यह क्वेश्चन बहुत शानदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रासायनिक समीकरण जो है आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है इससे। यानी कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं को लिखे, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो इसको याद रखना है आपको। क्या इसका होगा डिफिनेशन आंसर कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो C6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश अपॉन में क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस CO2 प्लस C6H2O। यह इसका संपूर्ण रासायनिक समीकरण का क्या होता है, और सूत्र होता है। आपको याद रखना है क्या, C6CO2 H2O 12H2O, सूर्य का प्रकाश बाई क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6H2O। तो इसको आपको बस याद रखना है, बहुत आसान है याद रखना कि 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश अपॉन में क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण का सूत्र जो है यही होता है। इसको जो है आपको क्या करना है, याद करके बिल्कुल ही रख लेना है, क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ सकते हैं, आपके हो सकता है तो, या आपके 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन ये आ सकता है। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, या 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल ही ठीक है। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन आप बिल्कुल मिस ना करिएगा। उसके बाद जो है हम आगे स्लाइड में चलेंगे, क्वेश्चन संख्या 5 पे ध्यान देंगे कि क्वेश्चन संख्या 5 जो है क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर आपके सामने है। अब 5 नंबर क्वेश्चन जो है हम एक बार थोड़ा सा रीड करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहां से प्राप्त करता है। CO2 का मतलब समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहां से प्राप्त करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करते हैं, यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो आंसर जो है आप कैसे दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पत्तियों के भीतर कोशिकाओं के विसरण द्वारा जो है पहुंचते हैं। अब आपको यहाँ एक चीज याद रखना होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है, प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड पौधा जो है कैसे ग्रहण करता है, तो वायुमंडल से पत्ती में क्या रहता है, पत्तियों में क्या रहता है, रंध्र मौजूद होता है। ठीक है, पत्तियों में क्या रहेगा आपका, रंध्र मौजूद होता है। उसमें जो है कोशिकाओं के विसरण के द्वारा जो है पहुंचता है, तभी जो है पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो आपको बिल्कुल ही याद हो गया होगा इसका आंसर कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की पत्तियों के भीतर कोशिकाओं के विसरण के द्वारा जो है पहुंचते हैं, उसे ही हम कहते हैं क्या, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त किया जाता है। ओके, अब जो है हम आगे क्वेश्चन संख्या 6 पे ध्यान देंगे कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है कि नहीं, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए पोषण जो है अनिवार्य है या नहीं। तो बिल्कुल ही अनिवार्य है, क्योंकि पोषण अगर हमें प्राप्त नहीं होगी तो हमारी मृत्यु जो है निश्चित तौर पे हो जाएगी, क्योंकि हम ऑक्सीजन के बिना तो जीवित, ऑक्सीजन के लिए जो है हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हमें भोजन प्राप्त न हो तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी कि जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
ये बात सत्य है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। अगर हम हैं या आप हैं, अगर आपको पोषण ना दिया जाए तो आप कोई भी कार्य जो है आसानी से नहीं करिएगा। अगर पोषण कितने दिनों के लिए ना दिया जाए तो मैक्सिमम मान लीजिए 7 डेज के लिए। अगर 7 डेज 8 डेज कोई व्यक्ति खाना नहीं खाता है तो अंततः उसकी सेल जो होती है क्या होती है, धीरे धीरे बैठना शुरू हो जाती है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमारे शरीर को सबसे पहले वृद्धि की जरूरत होती है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर वृद्धि होना जरूरी है, नहीं तो इतनी पित्ती भर बड़े छोटे जन्म लेते हैं और धीरे धीरे हम बड़े होते हैं। अगर हमारे अंदर पोषण ना दिया जाए तो वृद्धि आपकी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। वृद्धि आपकी रुक जाएगी, शरीर आपका संचालित नहीं करेगा, शरीर आपका कार्य जो है बिल्कुल ही नहीं करेगा। जैसे सपोज मानिए कि टूट फूट को रोकने के लिए, टूट फूट क्या, टूट फूट का मतलब क्या होता है, टूट फूट को रोकने आदि के कार्य के लिए, यानी कि आपके शरीर में जो है जो भी विखंडन क्रियाएं हो रही है उसे जो है आप भोजन करिएगा यानी कि पोषण करिएगा तो वह क्रियाएं जो है आपके शरीर में नहीं होगी। अगर पोषण आप करिएगा तो वह ऊर्जा के रूप में जो है स्थानांतरित होगा, ऊर्जा के रूप में जो है आपके अंदर जाएगा। और जब यह ऊर्जा के रूप में अंदर जाएगा तो आप में जो है क्या होगी, वृद्धि आवश्यक ढंग से होना शुरू हो जाएगी। यानी कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, खाद्य पदार्थों की जो है जरूरत पड़ती है जो पोषण क्रियाओं से जीव प्राप्त करते हैं। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि पोषण के अंतर्गत जो है क्या क्या आ सकता है। तो पोषण के अंतर्गत जो है आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि पोषण के अंतर्गत क्या क्या आएगा। पोषण के अंतर्गत जो है क्या क्या आ सकता है, तो आप जवाब आपका आएगा तो सबसे पहले जो है हम लिखेंगे जो हमारी पहला प्राथमिकता है चावल, उसके बाद जो है दाल, उसके बाद जो है सब्जी और उसके बाद जो है हमारी क्या है, एक रोटी यानी आटा। यह हमारी सबसे प्राथमिकता है कि चावल को हम खा सकते हैं, दाल उसके साथ, सब्जी उसके साथ और आटा यानी कि रोटी। चावल दाल सब्जी आटा और रोटी, आटा से ही रोटी प्राप्त होता है, हमें चपाती प्राप्त होती है। तो यह हमारी पहली प्राथमिकता हो गई। अब जो है पोषण के अंतर्गत जो है हमें प्रोटीन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए ना, खनिज भी चाहिए, लोहा भी चाहिए, आयरन भी चाहिए। तो उसके लिए जो है हम मांस का सेवन कर सकते हैं यानी कि मीट का सेवन कर सकते हैं, मछली का सेवन कर सकते हैं, ठीक है, अंडा का सेवन कर सकते हैं, ठीक है, दूध का सेवन कर सकते हैं, ठीक है, पनीर का सेवन कर सकते हैं, खीर का सेवन कर सकते हैं, मिठाई का सेवन कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है और कुछ भी पोषण हमें प्राप्त होगा, हम यहाँ जो है फल का सेवन कर सकते हैं। तो फल के अंतर्गत बहुत सारे चीज आ सकते हैं, जैसे कि लिए मान लीजिए सेव आ सकता है आपका, केला आ सकता है आपका, संतरा आ सकता है आपके पास, अंगूर का सीजन है अंगूर आ सकता है आपके पास, ठीक है, पपीता का सीजन है पपीता मिल सकता है अभी आपके सामने। तो यह सभी चीज जो है हमारे लिए पोषण है, ये सभी चीज क्या है, एक पोषण है। किसी में विटामिन मिलती है तो किसी में कैल्शियम मिलती है, किसी में खनिज मिलता है तो किसी में वसा मिलती है, किसी में हमें लोहा मिलता है तो किसी से हमें आयरन मिलता है। ये सभी चीज जो है पोषण के अंतर्गत जो है आते हैं। चावल हमारे लिए जरूरी है, दाल भी हमारे लिए जरूरी है, सब्जी भी हमारे लिए जरूरी है, आटा भी हमारे लिए जरूरी है। यानी कि आटा से हम रोटी लिख लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, रोटी या चपाती बोलते हैं इसको, चपाती। रोटी या चपाती भी हमारे लिए जरूरी है। मांस खाना जरूरी होता है भाई, उसके साथ मछली खाना जरूरी होगा, अंडा खाना जरूरी होगा, दूध पीना जरूरी है, पनीर खाना जरूरी है, खीर खाना जरूरी है, मिठाई भी खाना जरूरी है। फल का सेवन कर सकते हैं, जैसे सेव खाना जरूरी है, केला, संतरा, अंगूर, पपीता इत्यादि बहुत सारे चीज जो है आप खा सकते हैं पोषण के अंतर्गत। ओके, अब जो है हम आगे स्लाइड पे चलेंगे और क्वेश्चन संख्या जो है 7 पे थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन संख्या जो है 7 क्या बोल रहा है कि पोषण को परिभाषा लिखें।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन 8वें नंबर है कि पर पोषण से आप क्या समझते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब इस दोनों क्वेश्चन को जो है हमें तो डील करना ही है जैसे भी हो। तो पोषण की परिभाषा लिखे, तो पोषण का परिभाषा जो है आप क्या लिख सकते हैं, पोषण की परिभाषा जो है आप क्या दीजिएगा। यानी कि यहाँ साफ तौर पे है कि वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। सिंपल। यानी कि किसी भी चीज को जो है, रीना वेलकम है आपका हमारी क्लास में। तो वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्व को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के बाद इसका उपयोग करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे पोषण। ठीक है। वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया कि पर पोषण से आप क्या समझते हैं, तो पर पोषण से जो है आप क्या समझिएगा, तो यहाँ आंसर में दिया गया है जब कोई जीव अपने पोषण के लिए, जब कोई जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है तब पोषण कहलाता है। यह 3 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा प्राणिसम पोषण। यह तीनों का डिफिनेशन जो है आपको मैंने लिखवाया है। इस तीनों का डिफिनेशन जो है आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप वहां से देख सकते हैं कि जब कोई जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर क्या रहता है, आश्रित, यानी दूसरे जीवों पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। कि निर्भर कैसे रहेगा, अगर सपोज मानिए कि यहाँ एक मुर्गी बैठी हुई है, यहाँ आपका एक मैं हूं, तो इसे हम खाने के लिए क्या है, निर्भर है कि हमें मुर्गी खाने का मन कर रहा है तो हम इसे खा जाएंगे काट के। तो हम क्या हुए, एक परपोषी होंगे, परपोषी होंगे। तो आश्रित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परपोषी कहते हैं। और परपोषी को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपके पास परजीवी पोषण, दूसरा क्या है आपके पास मृतजीवी पोषण, और तीसरा क्या है, प्राणिसम पोषण। यह तीनों पोषण जो है आपको याद रखना है। हो सकता है तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए यह इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो है हम लोग आगे स्लाइड की ओर चलेंगे और आगे स्लाइड में देखेंगे क्वेश्चन और भी हैं। हाँ जी, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि मृतजीवी पोषण क्या है और दूसरा जो है परजीवी पोषण क्या है। इस दोनों का जो है हमें आंसर करना है, बिल्कुल आंसर करना है भाई। क्यों ना करेंगे आंसर, जरूर करेंगे आंसर। टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल ही आपको नहीं है। तो यहां बोला गया है, इस चीज को ध्यान देंगे आंसर में कि मृतजीवी पोषण जो है हम किसे कहेंगे कि जब कोई जीव अपना भोजन मृत तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त कर कवक के इसी प्रकार के पोषण पाया जाता है। यानी कि देखिए सिंपल वे में आप याद रखिएगा कि मृतजीवी पोषण किसे कहेंगे, तो मृतजीवी पोषण हम उसे कहते हैं जो मृतजीवी पोषण हम उसे कहते हैं जो सड़ी गली वस्तुओं को कार्बनिक तथा अकार्बनिक रूप से भोजन को प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। अगर आपको डिफिनेशन यह अच्छा नहीं लग रहा है तो आप एक और डिफिनेशन जो है आप याद रख सकते हैं। मृतजीवी पोषण के डिफिनेशन जो है आप याद रख सकते हैं कि मृतजीवी पोषण उसे कहते हैं जो सड़ी गली वस्तुओं से, जो सड़ी गली वस्तुओं से कार्बनिक तथा सड़ी गली वस्तुओं से कार्बनिक रूप से, कार्बनिक रूप से घुलित पदार्थ के रूप में, घुलित पदार्थ के रूप में, घुलित पदार्थ के रूप में भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहेंगे। यानी सड़ी गली वस्तुओं से ही, वह सड़ी गली वस्तुओं से ही उसके बाहरी सतह से या अंदर से, उसके बाहरी सतह हो या उसके अंदरी सतह से हो, उसमें सट के, ठीक है, कार्बनिक रूप से क्या करता है, कार्बनिक रूप से घुलित पदार्थ, यानी कि वस्तु जब सड़ जाएगी तो उसमें से जो है घुलित पदार्थ निकलेंगे,
ठीक है, जैसे मान लीजिए कि रोड पे आपने देखा होगा, रोड सड़क पे आपने देखा होगा, रोड या सड़क पे आपने देखा होगा कि कुत्ता कोई मर गया हो। तो जब कुत्ता मर जाता है तो कोई उसे फेंकने वाला तो होता नहीं है, तो वह कुत्ता क्या होता है, धीरे धीरे सड़ता है, और सड़ने के बाद जो है उसमें से बदबू आने लगती है, बहुत अच्छा सुगंध जो है आपको आने लगता है, जिससे आपकी माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। कितना अच्छा खुशबू आता है उससे, जिससे आपकी माइंड जो है बिल्कुल ही फ्रेश हो जाती है। आह क्या खुशबू आ रही है। तो उसी रूप में जो है उसमें से जो क्या होता है कि घुलित रूप से अपशिष्ट पदार्थ जो है बाहर उसके आते हैं, और उसी अपशिष्ट पदार्थ में जो है क्या होता है, मृतजीवी सड़ी गली वस्तुओं से अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा, इसी से इसके समीप में आके यह अपना भोजन को प्राप्त करेगा। जैसे के लिए आप ले सकते हैं यहाँ पे कवक। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट, ध्यान देंगे यहाँ पे आगे हम कि, और उसके बाद बोला गया है कि परजीवी पोषण जो है हम किसे कहेंगे। परजीवी पोषण क्या होता है, यहाँ हम ध्यान देंगे कि परजीवी पोषण क्या होता है। यानी कि जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव को परजीवी कहते हैं, जैसे मच्छर, मच्छर हेलो मच्छर, ब्राहा परजीवी एवं फीता कृमि अंतः परजीवी परजीवी के उदाहरण है। अब आप जानेंगे कि मच्छर और उसके बाद फीता कृमि। मच्छर और फीता कृमि, फीता कृमि के बारे में जानते हैं क्या कि फीता कृमि क्या होता है। मच्छर तो आप जानते होंगे, मच्छर आपके घर में होंगे, आपका खून चूस के मस्त होते होंगे, और जब काटते होंगे तो आप बहुत तेजी से खुजलाते होंगे। लेकिन फीता कृमि क्या होता है, यह अंतःपरजीवी होता है। यह क्या होता है, अंतःपरजीवी होता है, अंतःपरजीवी होता है। तो फीता कृमि क्या होता है, चलिए नहीं जानते हैं, चलिए बताएंगे आपको फीता कृमि क्या होता है। कि फीता कृमि आपके पेट में होता है, पेट में, जैसे कि आप लोग आमतौर पर उसे बोलते हैं चील। यानी कि पेट में जो होता है क्या हो जाता है, एक कीड़ा होता है जो आपके पेट में जो है काटता है, आपको अनुमान लग जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, बार बार थूक फेंकना, बार बार क्या करना, थूक फेंकना, ठीक ना, खाना ना पचना, खाना ना पचना, खाना आपका जो है नहीं पचेगा, बार बार आप जहां तहां थूक फेंकते रहिएगा बेवरा की तरह। और खाना नहीं पचता है आपका, उल्टी जैसा मन होना, उल्टी जैसा क्या होना, मन हो जाना, उल्टी जैसा मन हमेशा रहेगा आपका। तो आप समझिए कि आपके पेट में फीता कृमि जो है बड़ा हो गया है। सब में फीता कृमि होते हैं, छोटे 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 कीड़े होते हैं ऐसे, और यही कृमि जो है बड़ा हो जाएगा तो यह दिक्कत जो है आपको देना शुरू कर देगा। तो इसके लिए जो है हम मार्केट से दवाई लेकर खाते हैं, ताकि जो है हमारा फीता कृमि जो है मर जाए। ठीक है, जिसे बोल एल्मेडाजोल, एड एडमोलाजोल, ठीक है। एडमोलाजोल के जो है हम लोग क्या खाते हैं, एक टैबलेट खाते हैं एडमेडाजोल, तो उससे जो है फीता कृमि जो है मर जाता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ मौजूद है। 11 नंबर क्वेश्चन को जो है हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन। 11 और 12 नंबर क्वेश्चन जो है क्या बोला गया है, इस चीज को देखेंगे कि प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है 12 नंबर की, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यह कई बार एग्जाम में जो है रिपीटेड हो चुका है प्रश्न, कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग जो है क्यों कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम देखेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आगे इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं। तो वैसे प्राणी जिनमें प्राणी संपोषी विधि से पोषण होता है, ठीक है, प्राणी संपोषी कहलाता है। इसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में जंतुओं के भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ग्रहण ग्रहण करने की अविधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार का लक्षण अमीबा, मेढक, मनुष्य
आदि में पाया जाता है। जी, आपने पूछा कि सर अमीबा क्या होता है। जी, अमीबा एक मृदु जलीय जीव है। एक यह मृदु जलीय जीव है जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से जो है अमीबा को नहीं देख पाते हैं। ओके, क्लियर। अमीबा क्या है, आपका डिफिनेशन मिल गया कि अमीबा एक मृदु जलीय जीव है जो बहुत ही अत्यंत छोटा होता है, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। बोलिए, क्लियर है, संतुष्ट हैं आप। हाँ, तो यहां बोला गया है कि यहां जो बोला गया है कि यहां भोजन के लिए जो है ना, यह ठोस रूप में और या द्रव रूप में जो है भोजन को ग्रहण करता है। जैसे के लिए यहाँ लक्षण इसके है अमीबा। अमीबा जो है अपना भोजन ठोस के रूप में ग्रहण करता है। कैसे रूप में ग्रहण करता है, ठोस के रूप में जो है यह ग्रहण करेगा। यानी कि इसके जो है यहाँ ठोस रूप में क्या रहते हैं, जैसे कि यहाँ मानिए कि इसके कुटपात रहेंगे, तो यह ठोस रूप में रहेगा कुटपात, इसे क्या करेगा, ग्रहण अमीबा करेगा। मेढक, मेढक जो है कैसा भोजन कर सकता है, तो यह मेढक जो है ठोस के रूप में भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। अब यहाँ तीनों का जो है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पहला बात आया हमारा अमीबा का, थोड़ा सा मैं क्रॉस लिख रहा हूं, ठीक है, इसलिए आप टेंशन ना लीजिएगा, अमीबा। दूसरा हमारे पास क्या था, मेढक। और तीसरा हमारे पास क्या था, मनुष्य। भोजन की बात हो रही थी, पहला हमारा क्या, ठोस या द्रव। इसी चीज के बारे में हम लोग जानना है कि क्या अमीबा ठोस के रूप में भोजन को ग्रहण करता है, तो आपका जवाब आएगा यस। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इसके यहाँ कुटपात हैं, कुटपात कैसे होते हैं, ठोसी होते हैं। जीव जंतु जितने भी होते हैं क्या होते हैं, ठोसी होते हैं। तो कुटपात अगर है, यहाँ कुटपात है, तो यह भोजन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। मेढक जो है ठोस के रूप में भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे कि लिए मान लीजिए चींटी, चींटी क्या है, आपकी ठोस अवस्था में रहती है, तो ठोस अवस्था में जो है मेढक क्या करता है, भोजन को ग्रहण कर सकता है। यह तरल अवस्था में भी जो है भोजन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। और अमीबा भी जो है तरल अवस्था में भोजन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकती है। उसी प्रकार मनुष्य जो है ठोस के रूप में भोजन को ग्रहण कर सकता है, और यह तरल के रूप में भी जो है भोजन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो यह दोनों जीव, तीनों जीव जो हैं, या ठोस द्रव दोनों में क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे कि लिए अमीबा आपका हो गया यहाँ मेढक, और तीसरा हो गया आपके पास मनुष्य। तो यह तीनों जो है आपके सामने ठोस और द्रव में भोजन को ग्रहण करते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए यस होते हैं। ओके, अब चलेंगे थोड़े से आगे पे, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन जो है हमसे बोला गया है कि पतियों में प्रकाश संश्लेषी अंग, पतियों में प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, पतियों को प्रकाश संश्लेषी अंग जो है क्यों कहा जाता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। पतियों को प्रकाश संश्लेषण अंग इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। यह अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषी अंग उसे ही कहा जाता है क्योंकि पत्ती जो होती है ना, आपने देखा होगा ऐसी यूं आकार की पत्ती होती है, ऐसे आकार की पत्ती होती है। ठीक है, आपके यहाँ पे मान लीजिए पत्ती है, ठीक है, और इस पत्ती पे क्या रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, यानी कि रंध्र जो है यहाँ पे आपके पास स्टोमेटा रहेंगे, और स्टोमेटा के साथ जो है यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल वर्णक मौजूद रहेगी, इसलिए ये क्या होती है, पत्ती हरी होती है। ठीक है, तो पत्ती हरी होगी तो क्लोरोप्लास्ट होंगे, और इसी पत्ती पे जो है ना क्लोरोप्लास्ट मौजूद होंगे, और इसी पत्ती पे रंध्र मौजूद होते हैं। और रंध्र क्या करता है, इन सभी को भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, और यह ग्रहण करेगा पत्ती को, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का क्या करता है, यह निर्माण करता है। और भोजन का जैसे ही यह निर्माण करेगा तो सबसे पहला काम होता है जाइलम का, कि जैसे ही इसके पास वह शक्ति आएगी, जैसे आपके पास गैस आ जाए
तो खाना बनाना आप शुरू कर देते हो। इसके बाद जैसे ही गैस आएगी तो जाइलम के पास सबसे पहले आएगी। किसके पास आएगी? जाइलम के पास आएगी। और जाइलम क्या करेगा? तुरंत भोजन का निर्माण करना शुरू कर देगा। और जैसे ही भोजन का निर्माण शुरू हुआ वैसे ही फ्लोएम क्या करेगा कि भोजन का निर्माण होया तो फ्लोएम तुरंत क्या करेगा? भोजन को भेजना शुरू करता है। भोजन को भेजने का काम जो है तुरंत फ्लोएम क्या करेगा? शुरू कर देगा। तो यह प्रक्रिया जो है कंटिन्यू होती रहती है। किसमें? तो पेड़ पौधों में। इसलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। तो यहां तक क्लियर होगा? कोई दिक्कत है आपको? रीना यस नो में मुझे जवाब दे सकते हैं। कोई भी दिक्कत है? यस नो जो भी है आप मुझे जवाब देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या है? आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन रखा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ओनली फॉर 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता को दर्शाने वाले प्रयोग कीजिए। अथवा में आपका जवाब आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाई आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो यहाँ जो है आपको आंसर दिया गया है। यहाँ जो है आपका क्या दिया गया है? आंसर दिया गया है। इस आंसर के जरिए जो है आपको देना है। तो यहाँ दे सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। एक गमले में लगा पौधे को ले, उस समय एक अंधेरे में रखे हुए जब तक कि उसमें उपस्थित स्टार्च उपयोग न किया जाए। चौड़े मुंह की एक बोतल इसे एक अल्कोहल के विलियम को उपयुक्त पौधों के पत्ती को तोड़कर उसमें डाले और उसके बाद जो है बोतल को फटिक कार के द्वारा इस प्रकार रखे कि आधी बाहर रहे और आधी अंदर रहे। इस उपकरण के वायुद्रुम के लिए कुछ समय तक, ठीक है, प्रकाश में रखे इस पत्ती की बोतल के बाहर निकालने तथा इसे अल्कोहल के उबालने जैसे क्लोरोफिल समाप्त हो जाए, तब इस पत्ती को पोटेशियम में रखे और कुछ बूंदे आयोडीन के विलयन में डाले। पत्ती का वह भाग जो बाहर वातावरण में था वह नीला हो जाता है, जो स्टार्च की उपस्थिति को दिखाता है। यह पत्ती वह भाग होता है जो बोतल के अंदर था, नीला नहीं होता है, स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग अब देखेंगे इसके प्रयोग को कि कैसे जो है आपको एक प्रयोग करनी है। तो प्रयोग जो है आप आसानी से जो है कर सकते हैं। कैसे प्रयोग कर सकते हैं तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले जो है एक मोनिका वेलकम है आपका हमारे क्लास में। कैसे हैं? तो आप प्रयोग कर सकते हैं कैसे? तो एक सबसे पहले जो है आप बीकर ले लीजिए। तो मैं थोड़ा सा बीकर लेके दिखाता हूँ आपको कि बीकर कैसे लेंगे। हम एक बीकर ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि यह एक बीकर आया आपके पास। ठीक है, तो पहले एक बोतल ले लेंगे हम इसमें, और बीकर लेने के बाद जो है यहाँ नीचे में जो है हम क्या करेंगे, एक मोमबत्ती के द्वारा इसमें जो यहाँ जो है प्रज्वलित करा देते हैं एक मोमबत्ती। मोमबत्ती जो है यहाँ पे आपकी प्रज्वलित हो रही है। ये मोमबत्ती क्या होगी? आपकी प्रज्वलित हो गई, यानी कि मोमबत्ती जो है आपका यहाँ पे जलना शुरू हुआ। ठीक है, इसमें जो है हम क्या करेंगे, अल्कोहल के कुछ ये रखेंगे, अल्कोहल इसमें रखेंगे, थोड़े बहुत जितने हो सके उतने अल्कोहल आप यहाँ इसमें रखिए। और पत्ती जो है आपका यहाँ पे, पत्ती आपका यह हो गया। ठीक है, और इस पत्ती को जो है जब आप इस बीकर में डालिएगा, इस बीकर में डालिएगा, तो यह पत्ती जो थी कैसी थी? हरी थी। यह पत्ती कैसी है? कोलोन की पत्ती ले लीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। कोलोन की पत्ती लीजिएगा। तो यह पत्ती कैसी थी? हरी थी। जब इस बीकर में डालिएगा, इस बीकर में ये पत्ती जब आएगी आपकी, ये पत्ती जो है आपकी बीकर में आएगी जैसे ही, तो
यह जो है किस कलर की होगी, यह पत्ती जो है किस कलर की होगी, तो अल्कोहल में जैसे ही यह आएगा पत्ती, तो यह अल्कोहल इस पत्ती का रंग जो है क्या करेगा, बदल देगा। इस अल्कोहल क्या करेगा, रंग को बदलेगा। तो यह अल्कोहल जो है जैसे ही बदलेगा तो यह हल्का नीला कलर का हो जाएगा, हल्का नीला कलर का होगा। कैसा होगा, हल्का नीला कलर का होगा। और जैसे ही हल्का नीला कलर का होगा तो इसमें जो है आयोडीन, आयोडीन का घोल जो है जैसे ही आप डालिएगा, आयोडीन का घोल जो है इस पत्ती पर जैसे ही आप डालिएगा, यानी इस पत्ती पे जो पत्ती नीला हुआ है, हल्का नीला पत्ती हुआ है, जैसे ही आप अल्कोहल के इसको अल्कोहल पत्ती पर अल्कोहल का आयोडीन डालिएगा तो यह पत्ती जो है किस कलर का बन जाएगा, तो यह पत्ती जो है आपका बन जाएगा प्रॉपर नीला कलर का। कैसा कलर का बनेगा, बिल्कुल ही हल्का नीला था, और यह पत्ती जैसे ही डालोगे तो यह पत्ती बिल्कुल ही बन जाएगी क्या, आपकी नीला। तो यही प्रयोग जो है आपको दिखानी पड़ेगी एग्जाम में, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछेगा। तो ऐसे प्रयोग को जो है आपको क्या करने होंगे, सबसे पहले दिखाने होंगे। तो यही क्वेश्चन जो है आपसे बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए एक क्लोरोफिल आवश्यक वर्णन को दर्शाएं, और दूसरा क्वेश्चन यही बोला है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग को दिखाएं। तो इस प्रयोग को अगर आप दिखा देते हैं ऐसे, तो आपको एग्जाम में जो है टोटल 5 मार्क्स जो है मिल जाएंगे। तो बोलिए यहाँ तक रीना आपको कंप्लीट है, यस नो में मुझे जवाब दे दीजिए।